हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो इकोनॉमिक क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी को मेज़र करने के लिए हमारे पास जो है यहाँ पे 5 जो है मेन मेथड होते हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, सेकंड है परसेंटेज मेथड, थर्ड हमारा पॉइंट मेथड, फोर्थ हमारा आर्क मेथड और फिफ्थ जो है वो हमारा रिवेन्यू मेथड। तो इन पांचों जो है मेथड का यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है, इक्वल टू 1 है, या ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है। तो ऐसे हम जो है इन मेथड का यूज़ करके हम उसको मेज़र कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की और परसेंटेज मेथड की। ठीक है, तो चलिए पहले टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कर लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो मार्शल ने दिया था। ठीक है, मार्शल ने बताया था कि हम इस मेथड का यूज करके भी अपनी प्राइस इलास्टिसिटी को मेज़र कर सकते हैं। तो इस मेथड में एक्चुअली क्या था, देखिए टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एक बंदा कितनी मनी जो है वो स्पेंड कर रहा है उसके ऊपर ये मेथड डिपेंड होगा। तो वो कैसे पता लगेगा कि कितनी मनी स्पेंड कर रहा है, अब कितनी प्राइस पर वो कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, तो ये क्या उसका होगा, ये उसका टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा कि यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होगी। देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में होता है कि जब हमारे प्राइस में चेंज हो, साथ में क्वांटिटी में भी चेंज आता है, लेकिन उसके बाद हमारे जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें क्या चेंज होंगे, किस डायरेक्शन में होंगे, ये हमें बताता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और इतना पता लगाने के बाद कि हमारे टोटल एक्सपेंडिचर की जो डायरेक्शन है वो क्या है, तो उसके बाद हम इलास्टिसिटी को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए हमारे प्राइस क्या है, बढ़ जाते हैं, उसके बाद डिमांड क्या होगी, अगर प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होगी, लेकिन इसकी वजह से जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा, घटेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। तो ये 3 सिचुएशन आती हैं जिनमें हम पता लगाएंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंज हुआ, और इन जो ये चेंजेस हैं इनकी वजह से ही हमें पता लगेगा कि हमारी इलास्टिसिटी क्या है, वो इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है। तो इसके बारे में भी जो है हमें इन तीनों चीज़ों के बेस पे ही पता लगेगा। तो चलिए इसके 3 जो है पॉसिबल केस होते हैं उनको हम देख लेते हैं, जिससे आपको ये मेथड इजीली समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे है कि इफ़ विद अ फैल इन प्राइस, अगर मान लीजिए प्राइस क्या है वो कम हो जाते हैं, प्राइस अगर कम होते हैं और टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, जाहिर बात है अगर प्राइस कम होंगे तो डिमांड यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ये लो जो है वो चलता रहेगा, डिमांड डिक्रीज़ होगी, प्राइस हमारे डिमांड इंक्रीज़ होगी, प्राइस हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। तो उसकी वजह से अगर हमारे टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है, प्राइस कम होने से अगर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, और इसके अलावा प्राइस अगर जो है बढ़ते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन होगी, अब देखो इनके बीच क्या है, इनके बीच इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन की वजह से यहाँ पे जो सिचुएशन होगी वो होगी हमारी ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ग्रेटर देन जो है 1 इलास्टिसिटी होगी। तो ये हमें पता लग गया कि अगर प्राइस और जो है टोटल एक्सपेंडिचर में अगर इन्वर्स रिलेशन होगा तो वहाँ पे हमारी ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी होगी। फिर सेकंड केस हमारे पास आता है कि अगर जो है हमारे प्राइस बढ़ जाएं, ठीक है, प्राइस बढ़ते हैं या प्राइस कम होते हैं, तो इन दोनों की वजह से हमारी जो है टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंजेज नहीं आता है। ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है, कोई भी चेंज ना आके वो कांस्टेंट रहता है। तो उस टाइम जो हमारी सिचुएशन होगी वो हमारी होगी ED इज इक्वल टू 1, यानी कि यूनिटरी इलास्टिसिटी। ठीक है, हमें इलास्टिसिटी का पता लगाना है, तो वो पता लग जाएगा कि प्राइस कम हो या ज़्यादा हो लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो उस टाइम हमारी जो सिचुएशन होगी वो यूनिटरी इलास्टिसिटी की होगी।
फिर हमारा थर्ड यहाँ पे आता है कि अगर प्राइस जो है वो कम हो जाए और टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी कम हो जाए, और इसके अलावा अगर प्राइस बढ़ जाए और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, यानी कि इन दोनों के बीच क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर दोनों के बीच जो है डायरेक्ट रिलेशन है तो उस टाइम पे हमारी यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होगी तो वो ईडी जो है हमारी लेस देन 1 होगी। ठीक है, ईडी लेस देन 1 जो है हमारी सिचुएशन होगी, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये हमारी सिचुएशन होगी लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी। तो टोटल एक्सपेंडिचर का हम ऐसे जो है यूज करके, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का ऐसे यूज करके पता लगा सकते हैं कि इलास्टिसिटी कैसी है, इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है। तो ये तीन जो है केसेस से हम पता लगा सकते हैं। अब इनको हम एक टेबल और डायग्राम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये है इनकी टेबल। देखिए हमने यहाँ पे लिया प्राइस, ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे टोटल आउटले यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर भी हम इसको बोल देते हैं। अब देखिए टोटल एक्सपेंडिचर कब आता है कि हमने कितनी जो है क्वांटिटी में कोई चीज़ खरीदी है, इनटू में उसका प्राइस क्या है, तो उससे क्या आ जाएगा, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा कि उस पर हमने कितना जो है खर्च किया हुआ है। ठीक है, तो ये आ जाता है टोटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसे ही हमने टेबल में किया हुआ है। देखिए ये इधर प्राइस है और इधर जो है हमारी क्वांटिटी है। जब हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल आउटले यानी टोटल जो है एक्सपेंडिचर यहाँ पे आ जाता है। तो 10 इंटू 1 10 आ गया, फिर 9 इंटू 2 यहाँ पे 18 आ गया, 8 इंटू 3 24, 7 इंटू 4 28। तो ऐसे ये जो है हमारी सिचुएशन चलती रहती है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है, प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, जब प्राइस डिक्रीज़ होता है और टोटल एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से 10 से 18, 18 से 24, 24 से 28, यानी कि लगातार क्या है, बढ़ रहा है। प्राइस कम हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमारी सिचुएशन होगी ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी की सिचुएशन होगी। अगर इसी केस को हम उल्टा लें तो 7 से 8 पे जाएं, 8 से 9 पे जाएं। ठीक है, तो इस टाइम क्या होगा, प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो 28 से 24, 18 फिर 10, तो ये क्या है, ये यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, यानी कि इन्वर्स जो है रिलेशन इनमें आ रहा है। और ये सिचुएशन हमें दिखाती है कि हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 होती है। फिर उसके बाद सेकंड जो केस हमने किया था कि ये देखिए हमारी प्राइस और क्वांटिटी दोनों में चेंज हो रहा है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, वो हमारा कांस्टेंट है, हर बार यहाँ पे 30-30 है। ठीक है, तो प्राइस कम हुए, ठीक है, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ये जब प्राइस बढ़े उसके बाद भी इसमें कोई चेंज नहीं आता, हर बार क्या रहता है, 30 रहता है। तो ये हमारी होगी सिचुएशन यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिसिटी की। उसके बाद देखिए फिर हमारी थर्ड सिचुएशन आती है कि जब हमारे प्राइस जो है कम होता है। देखिए यहाँ पे 4 से 3, 2, 1 प्राइस क्या है, कम हो रहा है, तो उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर भी वो भी क्या है, कम हो रहा है। 28 से 24, 18, 10, तो ये भी यहाँ पे कम हो रहा है, यानी कि दोनों में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन इनके बीच में है, तो यहाँ पे हमारी सिचुएशन होगी लेस देन 1 इलास्टिसिटी की। ठीक है, तो ये लेस देन 1 इलास्टिसिटी की सिचुएशन यहाँ पे होगी। अब इसी चीज़ को हम डायग्राम में देख लेते हैं। अब डायग्राम में एक तरफ हमने प्राइस लिया और एक तरफ टोटल एक्सपेंडिचर लिया, क्योंकि ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, इसलिए प्राइस को हम टोटल एक्सपेंडिचर के साथ जो है यहाँ पे लेते हैं। अब इसमें देखिए पहली सिचुएशन आती है हमारी यहाँ पे लेस देन 1 वाली। ठीक है, लेस देन 1 इलास्टिसिटी, प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, धीरे धीरे हमारी जो है टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर उल्टी तरफ आएँ तो यहाँ पे बढ़े हुए से फिर क्या है, अगर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो प्राइस भी कम हो रहा है, तो ये हमारी एक सिचुएशन होगी। फिर सेकंड यहाँ पे कि प्राइस बढ़ जा रहा है, लेकिन हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। फिर उसके बाद हमारी थर्ड सिचुएशन आती है
कि जैसे जैसे हमारा प्राइस जो है बढ़ता जाता है टोटल एक्सपेंडिचर कम होता जाता है। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर कम हुआ, प्राइस जबकि यहाँ पे बढ़ गया। और इनका इन्वर्स यहाँ पे अपोजिट लें तो जैसे जैसे हमारा जो है टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई ग्रेटर देन 1 जो है इलास्टिसिटी। तो ये था हमारा सिंपल टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम अपने प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज के अकॉर्डिंग इसको शो करते हैं। फिर सेकंड हमारा मेथड आता है यहाँ पे परसेंटेज मेथड। अब देखिए परसेंटेज मेथड जो है ये भी हमारे डॉक्टर मार्शल ने दिया था। ठीक है, डॉक्टर मार्शल ने इसको भी एक्सप्लेन किया था और इसमें उन्होंने कहा था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। तो यहाँ पे हमारी ये हो गया ईडी, प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस। तो ये हमारी जो है सिंपल उन्होंने मेथड दिया कि ये क्या होता है, ये हमारे परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी इलास्टिसिटी को निकाल सकते हैं। अब इसको कैसे लिखते हैं, देखिए जो प्रोपोर्शनेट चेंज होता है वो होता है क्वांटिटी, मान लीजिए अभी हमारे पास क्यू क्वांटिटी है, बाद में Q1 आ जाती है और P प्राइस पे थी ये Q और P1 प्राइस पे थी ये Q1 वाली। तो अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो देखिए प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो प्रोपोर्शनेट चेंज निकालना है, यानी कि Q1 माइनस में Q बाय में Q। ठीक है, इसके बाद जो है प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, इसको निकालेंगे प्रोपोर्शनेट चेंज, तो P1 माइनस में P बाय में P। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब देखिए Q1 माइनस में Q, इसको हम चेंज इन Q बोल सकते हैं, और ये जो P1 माइनस में P है इसको हम चेंज इन P बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बोलने के बाद हमारे पास आ जाता है चेंज इन Q बाय में Q बाय चेंज इन P बाय में P। ये हमारे पास यहाँ पे सिंपल आ गया है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं दोबारा, चेंज इन Q बाय में Q बाय चेंज इन P बाय में P। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए इनके इनटू में 100 भी होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनेट चेंज दिखाते हैं तो इसलिए कैंसिल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ आ जाता है हमारा चेंज इन Q बाय Q इनटू में P, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चेंज इन P, ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। तो इसको हम यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं, ED इज इक्वल टू P बाय में Q इनटू में चेंज इन Q बाय में चेंज इन P। अब देखिए इस फॉर्मूले के सामने जो है माइनस का साइन जो है यहाँ पे लगा होता है। अब माइनस का साइन इसलिए लगा होता है क्योंकि हमारी प्राइस और डिमांड के बीच में जो है नेगेटिव रिलेशन होता है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन जो है वो यहाँ पे लगा होता है। तो ये सिंपल हमारा आ जाता है यहाँ पे इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला, यानी कि परसेंटेज मेथड। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग अपनी इलास्टिसिटी को ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हुआ हमारा ED इज इक्वल टू माइनस P बाय में Q इंटू चेंज इन Q बाय में चेंज इन P। ठीक है, ये हमारा सिंपल जो है फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। इसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो उस टाइम पे हमारी इलास्टिसिटी जो है हमारे सामने आ जाती है। अब इसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये प्राइस क्वांटिटी, प्राइस 10 है, तो उस टाइम हम 20 जो है यहाँ पे क्वांटिटी ले रहे हैं। फिर उसके बाद जो है 20 प्राइस हो जाता है और क्वांटिटी जो है वो 10 हो जाती है। तो अब यहाँ पे हम चेंज निकालें, हमने हमारा फॉर्मूला क्या था, ED इज इक्वल टू P बाय में P बाई Q इंटू में चेंज इन Q बाय में चेंज इन P। तो P हमारे यहाँ पे 10 है, उसके बाद जो हमारा Q है वो 20 है। ठीक है, इंटू में चेंज इन P क्या होगा, सॉरी चेंज इन Q होगा हमारा यहाँ पे 10। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद चेंज इन Q जो होगा वो होगा हमारा चेंज इन P, सॉरी चेंज इन P वो हमारा 10 होगा। तो यहाँ पे हमारी जो है कुल मिला के सीधा आ जाता है 0.5, यानी कि ये जो यहाँ पे आंसर आया ये हमारी इलास्टिसिटी आ गई कि हमारी इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी है।
ठीक है। तो ऐसे हम सिंपली जो है फॉर्मूले का यूज़ करके इजीली अपने जो है यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद इसके कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है। इसमें कुछ मेन चीज़ें जो यूज होती हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे प्राइस। दिस मेथड शुड बी यूज्ड व्हेन देयर इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस और क्वांटिटी में जब छोटे छोटे चेंजेज आए होते हैं तब इस मेथड को यूज किया जाता है, ठीक है। कि अगर थोड़ी सी क्वांटिटी है, कम प्राइस है, तो उस टाइम पे इस मेथड को यूज किया जाता है। फिर सेकंड है इसका कि प्राइस और डिमांड के बीच जो नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है, जो प्राइस और डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है उसकी वजह से हम इसके सामने जो नेगेटिव साइन होता है, हमने मेथड में किया था ना P/Q, यहाँ पे नेगेटिव साइन हमने लगाया था, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन क्या है, ये नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये दिखाने के लिए कि प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन है। लेकिन जब भी हम कुछ यहाँ पे क्वांटिटी निकाल के लाते हैं तो उस टाइम इस माइनस को यूज नहीं किया जाता, इसको छोड़ दिया जाता है। कहीं रिजल्ट में अगर मान लीजिए हम -0.5 इलास्टिसिटी तो नहीं दिखा सकते, सिर्फ ये यहाँ पे इन दोनों के बीच नेगेटिव रिलेशन दिखाने के लिए होता है। जब हमारे पास रिजल्ट आ जाता है तब हम इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। फिर थर्ड है यहाँ पे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो रिलेटिव है, ठीक है, रिलेटिव है और इसी जो है किसी भी यूनिट में इसे नहीं दिखाया जा सकता, ठीक है। बल्कि इसे क्या किया जा सकता है, मतलब हम क्या कर सकते हैं कि भाई हम इसको किसी यूनिट में ना दिखा के उसको या तो परसेंटेज में दिखाते हैं या इन फ्रैक्शन में दिखाते हैं, ठीक है। परसेंटेज में चेंज में दिखाएंगे या इन फ्रैक्शन में दिखाएंगे, लेकिन कभी भी किसी एक यूनिट के अंदर जो है हम उसको नहीं दिखाते। तो ये थे हमारे दोनों मेथड। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.